दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, स्मूथ चल रहा हो, तो आप ऐसे कैसे निर्णय कर सकते हो जो आपको एक अलग या गलत रास्ते पे लेके जाता हो? यानी आप किसी ऐसे रोड पे चल रहे हो, जो रोड स्मूथ है और शॉर्टकट भी है और अच्छे रास्ते हाईवे है, तो आप क्यों ऐसे ऊबड़-खाबड़, टूटी-फूटी सड़कों पे जाओगे? ये बात मैं जब बोल रहा हूँ तो यूजीसी के ऊपर बोल रहा हूँ। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे? या यूजीसी को लागू जो किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू के रूल को, क्या ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे की कोई न कोई रणनीति है? देखिए, हमने अभी तक जितने भी डिस्कशन किए, जितने भी चर्चाएँ की, इसमें मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। हमने यूजीसी से क्या नुकसान हो रहा है? स्वर्ण समाज, सामान्य समाज को क्या फेस करना पड़ेगा? और आज तक आरक्षण से क्या फ़ायदा हुआ है और उससे क्या नुकसान हुआ है? उससे क्या बेनिफिट हुआ है? ये सब पे चर्चा किया और यूजीसी के रूल्स आने से स्वर्ण समाज को क्या हानि हो सकता है, जो पहले से हानि होता आ रहा है। क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये रूल जो जो गवर्नमेंट या जो कानून ये बोलती है कि किसी भी समाज में समानता होनी चाहिए, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन ये रूल लागू नहीं करता। लेकिन आज मैं कुछ और पक्ष पे बात करूं कि क्या जो चीज हम समझ पा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट नहीं जानती थी? देखिए, बीजेपी का कोर वोटर कौन है? ज्यादातर स्वर्ण समाज है और ये पहले से होता आया रहा है और आज भी देखेंगे तो 53% से ज्यादा जो वोट है वो बीजेपी का यही सामान्य जो समाज है वो देता आया रहा। ये 2024 में भी उनके जो भी सीट गिरे उसके बावजूद भी उनका इंटैक्ट रहा 53% वोट। तो फिर आखिर बीजेपी ऐसा रूल लाई क्यों? अब हम आज इस पे एक अलग ही पक्ष रखेंगे और एक अलग ही डिस्कशन रखेंगे, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी का जो कोर टीम है या उनके जमीन पे जो कार्यकर्ता बोलते हैं जमीन जमीन में घुसे हैं, या आरएसएस का कोर टीम है जो कि समाज के नब्ज को जानती है, वो क्या इस तरह के फैसले ले सकते हैं? इसी से सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों? अब ये लड़ाई जो है, जो 2029 की लड़ाई चल रही है और ये मुझे लगता है कि कुछ सोची समझी रणनीति के तहत लाएंगे। अब 2029 की जब बात करता हूं तो आप सोचेंगे यार 2029 में तो अगर ये रहेगा तो बेसिकली जो कोर वोटर है, बीजेपी के कोर समाज है जो वोट देता है, वो तो नाराज ही होंगे, तो उसके अगेंस्ट में ही वोट देंगे। फिर 2029 का लड़ाई कैसे होता है? यहीं से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा सीट्स होते हैं और जो उत्तर प्रदेश के किला को फतेह कर दिया, तो वो ही दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने का उसका दावा ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो फिर यूजीसी से यूजीसी के रूल लागू होने से उत्तर प्रदेश कैसे जीत सकता है बीजेपी 2027? बस यहीं से जो मेन सवाल है खड़ा होता है। कई बार क्या होता है ना, कुछ हार ऐसे होते हैं जो आपको जीत दिलाते हैं, कुछ ऐसे हार होते हैं या बोलते हैं ना कि दो कदम पीछे खींचने का मतलब ही होता है कि चार कदम पीछे कूदने का छलांग लगाना। और यही बीजेपी मुझे लग रहा है उनकी स्ट्रेटेजी है। अब सवाल ये है कि किसका है? आखिर इस कोर टीम में कौन है जो इतना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार है? फिर वही बात, न, मोदी जी के बाद कौन? जहां तक मेरा मानना है कि 2029 मोदी जी के लिए, ये मुझे लग रहा है कि इसके बाद चुनाव नहीं होगा। इसके बाद मोदी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा अब मुझे लग रहा है। फिर मोदी जी के बाद है कौन? तो आपके जहन में
एक ही नाम आएगा, वही योगी आदित्यनाथ। फिर एक और नाम पैरेलल चलेगा, वो है अमित शाह। अब ये दोनों चीजों को आप एक साथ लेकर चलिए तो आपके दिमाग में पहला इसके पक्ष में आएगा कि अरे यार, जब भी इसके खिलाफ कोई होता है कि भाई मोदी और मोदी कह रहा हूँ, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में उनके ग्रुप में ठनी पड़ी है, तब आप देखते हैं कि मोदी जी कंधे पे हाथ रख देते हैं या कोई लेटर लिख देते हैं या इस तरह का अमित शाह जाते हैं और मंच शेयर करते हैं और ये हवा हवाई बातें फुश हो। लेकिन एक सवाल ये भी होता है, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों? तो सवाल का जवाब ये है कि जब आप के सामने आपका दुश्मन हो तो आप पहचान लेते हैं, लेकिन जब दुश्मन आपके बगल में हो और आपके पीठ में छुरा भोगे, आप नहीं पहचान पाओगे। आप साथ साथ में रह के और उसको गच्चा दोगे, उसको संभलने का मौका नहीं दोगे, तो वो व्यक्ति जो है वो उससे अनभिज्ञ रहेगा और आपके शिकस्त में कंट्रोल में आएगा और सारा सिचुएशन आपके हाथ में होगा और आप उसको पटक नहीं दे सकते। यही हो रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ। क्या आप जानते हैं कि आप पहले चलिए 2000 जो 17 के बाद से 2022 में चुनाव हुआ, उसके पहले से आपने बहुत पढ़ा होगा कि योगी आदित्यनाथ अपने मर्जी के एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं, गृह सचिव वगैरह नहीं चुन पाते। वही एक स्टेट के सीएम है जो नहीं कर पाते। आखिर क्यों? तो और वहीं पे हुआ कि हमेशा से उनके डिप्टी सीएम जो भी बनाए गए उनके विरोध करते रहे योगी आदित्यनाथ का। उसके बावजूद भी वो डिप्टी सीएम रह के। देहात में कहावत है कि खूंटा को हमेशा हिलाते रहो कि जमीन ना पकड़ पाए। वही योगी आदित्यनाथ के साथ तो नहीं हो रहा है कि हमेशा उसको हिलाते रहो कि जमीन ना पकड़ ले। उसकी पॉपुलैरिटी जो है और बढ़ती जाए और मजबूत हो जाए। जो योगी आदित्यनाथ जो है हमेशा के रास्ते का रोड़ा दिखाई देने लगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा इसलिए है कि केशव प्रसाद मौर्य हमेशा से प्रखर विरोधी रहे और उनके बयान भी इस बात को साबित करते रहे। उसके बावजूद भी चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाना एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेटेजी होता है वो, कि बार बार जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और एक तो जो भी समाज है उनको मैसेज देना तो देखो, तुम्हारा एक नेता था, उसको जीत हारने के बावजूद भी हमने डिप्टी सीएम बनाया। दूसरा, वो हमेशा से योगी आदित्यनाथ को परेशान करता रहेगा। और यहीं से तीसरा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी आप बीजेपी का स्टेट बता दीजिए, कोई भी, चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और डिप्टी सीएम जो दो हो, या तो बिहार में जैसे कि मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है लेकिन डिप्टी सीएम दो अलग अलग है बीजेपी के। कभी आपने ऐसा सुना है कि डिप्टी सीएम और सीएम में नहीं बन रहा है, उनके बयान अलग हैं? कहीं भी राजस्थान से लेकर कहीं भी देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 2017 से ही आपको यूपी में क्यों मिलता है? आज भी मिलता है। अभी अभी दर्शनानंद है, उनके मामले में केशव प्रसाद मौर्य का बयान बिल्कुल अलग है। वो जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लाया जाके खड़ा करता है। क्यों? क्यों आखिर अभी दर्शनानंद अचानक से माघ मेला में इस तरह का बवाल काट रहे हैं? क्यों आखिर आप मीडिया जगत में जो बनारस में जो बोलते हैं ना, अहिल्याबाई का जो भी जो कॉरिडोर बनाते थे, मैं जो मूर्तियां टूटी टूटी उसके वीडियो कैसे वायरल होने लगे? आखिर इस सब के पीछे है क्या चीज? तो सवाल यही उठता है कि वही अमित शाह, वो जानते हैं, अगर ये मान के चलो कि अमित शाह ही ये सारे के पीछे हैं, तो आपको एक अलग नैरेटिव दिखाई देने लगेगा। मान के चलो अभी कि अमित शाह इसके पीछे है, तो आप ये भी मान के चलो कि उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने के लिए, कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को वो हमेशा से साथ में उनका वरद हासिल रहा है और वो हमेशा से डिप्टी सीएम मजबूत नेता है या नहीं, लेकिन उनको बनाया जाता रहा है। जो कि हमेशा से योगी आदित्यनाथ के रोड़े में रास्ते में रोड़े अटकाते रहे।
अब सवाल होता है, वहीं पे आते हैं यूजीसी पे, कि आखिर यूजीसी क्यों ना है? सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर क्यों? अब आप सोचेंगे कि मैं 2029 की बात कर रहा हूँ, फिर ये यूजीसी तो 2027 में देगी। मैंने क्या बोला? कई बार क्या होता है ना, हारने में जीत होती है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, योगी आदित्यनाथ का कद हो जाएगा छोटा, और 2029 में अमित शाह के सामने वो एक प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े नहीं हो पाए, और अमित शाह का रास्ता हो जाएगा साफ। ये स्ट्रेटेजी है। अगर बिहार आज स्वर्ण समाज नाराज हो गया, जिस तरह के उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि सड़कों पे है, ओबीसी समाज उतना वोट नहीं देती जितना स्वर्ण समाज आंख मूंद के देती है। तो एक तो ब्राह्मण लोगों को साध रहे हैं, अभी उत्तराखंड एक मजिस्ट्रेट जो है गिनोत्री साहब, वो भी रिटायर पहले, अभी उत्तराखंड के खिलाफ हुए थे, अब योगी जी को हटाना समर्थन में हुए थे, अब योगी जी को हटाना चाहते हैं। तो क्या ये कहाँ से सब मिल रहा है ऐसे लोग अचानक से? और दूसरा वहीं पे यूजीसी, तो कहीं ना कहीं शोर समाज नाराज होगा, और वोट क्या होगी 2027 में, अगले साल ही है। ये समाज जितना तूल पकड़ेगा, उतना ही योगी आदित्यनाथ को घाटा होने वाला है। और योगी आदित्यनाथ अगर इस चुनाव में हार गए, प्रदर्शन नहीं हो पाया, तो अपने आप से ये कहने को उनकी दावेदारी कम हो जाएगी, या उनके समर्थकों में, या जो भारत में एक योगी आदित्यनाथ को मोदी जी के बाद एक चेहरे के रूप में देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुप होने लगेंगे। और यहीं से अमित शाह का आगाज होगा, अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करना और बाहर निकलना। यही मान लीजिए कि वहां पे 40 सीट का अगर अब जो हानादा हो गया, आगे 2027 के चुनाव में जीतने के बाद, हारने के बाद, या मतलब अमित शाह अपने स्ट्रेटेजी में जीतने के बाद, और योगी अगर चुनाव हार जाते हैं, तो उसके बाद 2028-29 एक साल टाइम है इसको रोल बैक करने के। उसके बाद इस यूजीसी पे रोल बैक होगा, चाहे कानून के तहत कुछ सेटिंग हो जाए कि नहीं न्यायालय ने मना कर दिया, या उसमें कुछ चेंजेस ला दे, और उसके बाद ये दिखाने का प्रयास करें कि नहीं देखो हमने प्रयास किया, और फिर बीजेपी के कोर वेट को वोट जो है उसको खींचने का प्रयास करें। यही स्ट्रेटेजी है जो मुझे देखने में एक लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चाणक्य अपने को समझते हैं, इतने बड़े बड़े, इसमें आपको लग रहा है इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। चलो कृषि, जिसे समाज को फायदा नहीं है, जिस तरह का रूल है कि केवल इक्विटी अगर कमेटी है, केवल आप शेड्यूल कास्ट ओबीसी मिलेंगे, उसमें जनरल कोटे के कोई नहीं, इस तरह के तमाम उसमें कमेटियां हैं, तमाम रूल्स हैं जो एकदम से बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। तो आखिर ये कैसा करेंगे? इसका मतलब है कि ये योगी आदित्यनाथ को चुनाव में 2027 के चुनाव में शिकस्त देने की बहुत बड़ी साजिश है। और ये अगर योगी आदित्यनाथ अब अर्जुन की तरह जो होता है ना कि अभिमन्यु, सॉरी, अभिमन्यु जैसे कि एक चक्र में फंस गए थे, उस चक्र को तोड़ के बाहर निकलना योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। मेरे नजर में अगर देखा जाए तो एक चीज है, उनको बोलना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश में जो यूजीसी का रूल है उसको लागू नहीं होने दूंगा। देखिए, वोट तो उनको वही लोग देते हैं जो पहले देते थे, उसी वोट से जीते हो। तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा मैसेज ही जाएगा कि कोई नहीं, तो योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, तो जो होगा रिस्क तो उठाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिस्क तो नहीं, नो रिस्क नो गेन, या नो पेन नो गेन। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो मुझे लग रहा है कि इस समय फंसाने का प्रयास किया, और इसीलिए इतना हो हल्ला होने के बावजूद भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता किसी भी चैनल में डिबेट में नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो इसको रोल बैक नहीं करेंगे। रोल बैक मुझे ऐसा लग रहा है, रोल बैक नहीं करेंगे, और चुनाव होगा तो ऑब्वियसली बीजेपी को शिकस्त मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और ये अमित शाह का जो एजेंडा होगा, मेरे हिसाब से जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, अब मुझे लग रहा है कि इसमें सच्चाई भी हो सकती है। आज अमित शाह अगर योगी आदित्यनाथ से तुलना किया जाए तो वो उतने पॉपुलर लीडर नहीं है, हम गृह मंत्री पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में जिताने के लिए फेस जो है, मोदी जी के बाद अगर कोई बन सकता है तो योगी आदित्यनाथ। उनके सामने अमित शाह की कोई अपनी छवि नहीं है जो
मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने में बीजेपी के कार्यकर्ता में उत्साह भर दे या जोड़ सके, और करता क्या है, जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का कोर हिंदू वोट बैंक है, उसको जोड़ सके। वो अमित शाह में वो कैलिबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अगर ये छोटे हो जाएंगे तो मान लीजिए मिलीजुली करके सरकार बना सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मैं बहुत ही इसको एक अलग तरीके से आप लोगों के लिए आकलन करने का प्रयास किया कि शायद आप भी समझ में आया आपको कि आखिर चल क्या रहा है। और यहीं से आता है कि आज अमित शाह जो भी ये यूजीसी का कानून जो भी लाए हैं, बिना सरकार के मतलब कंसल्टिंग या उनके सामने ले जाए बगैर तो आएगा नहीं। तो आखिर का सरकार बिना फायदे के, न समाज को फायदा हो रहा है न पार्टी को फायदा हो रहा था, इतना अड़ीग क्यों उसके पीछे? अपनी ही मीडिया। तो इसीलिए दो, मैंने कल, एक और पत्रकार हैं यूट्यूब पे, उनका वीडियो में काफी अच्छा लगता है मुझे कि आखिर कौन है जो बीजेपी को हाई हराना चाहता है। या तो अफीम के नशे में बीजेपी, वो जो लीडरशिप है, या तो कोई अपने आप है जो बड़ा आदमी है जो बीजेपी को ही हराना चाहता है, बीजेपी के कोर वोट को परेशान निस्तानाबूद करना चाहता है। तो वो इसके पीछे की वजह यही, मेरा तो यही मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।